क्यों ज़रूरी है डिजिटल सिक्योरिटी? तो जैसे कि आपको मालूम है ज़्यादातर आपके प्लेटफ़ॉर्म्स अभी ऑनलाइन ही काम करते हैं, जो सबसे वसीअ अख़बारात हैं, उनका भी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है आजकल, वो ऑनलाइन से ही आता है। तो इसमें हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे रिस्क्स हो सकते हैं और किस तरह इनको हम इनके साथ डील कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें हमने एक रिसर्च है अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे जिसमें मालूम हुआ कि जी तो 59% जो आपके वो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें डिजिटल सिक्योरिटी के मसाइल आ चुके हैं। तो इसलिए क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपको थ्रेट्स काफ़ी हो सकते हैं। किस तरफ से थ्रेट्स आ सकते हैं डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के? तो इसमें यही सवाल है कि क्यों जो है आपको फ़िक्र करना चाहिए, उसका जवाब यही है बिकॉज़ इट्स ईज़ी। और इसमें पहले तो आपके स्टेट एक्टर्स हैं, जो रियासती या हुकूमती इदारे हैं, जो नज़र रखते हैं न्यूज़ वेबसाइट्स पे कि किस किस्म की न्यूज़ जो है शेयर की जा रही है, क्या कवरेज हो रही है डिफरेंट इश्यूज़ पे, ख़ासकर जो स्टेट के ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे उनका कंसर्न ज़्यादा होता है। और वो अक्सर जो है ये भी देखना चाहते हैं कि न्यूज़ और कंटेंट नेशनल इंटरेस्ट से इन लाइन हो और अगर उनको लगे कि आपका जो है कंटेंट नेशनल इंटरेस्ट से इन लाइन नहीं है, तो फिर ऐसे वाक़ये में भी हमने देखा है कि अक्सर न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स को टारगेट किया जाता है और उसमें से एक तरीका जो है डिजिटल अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा जो दीगर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो शायद जो कवरेज आप कर रहे हैं जिन मौज़ू पे, उनके साथ वो खुश ना हो, या तो आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हों जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मज़हबी ग्रोह जो होते हैं, उनकी तरफ से भी अक्सर हो सकता है। कोई ज़ाती मसला, पर्सनल वेंडेटा हो, बिज़नेस कॉम्पिटिशन हो और जो कब जिन स्टोरीज़ को आप कवर कर रहे हैं, उनके अगर सब्जेक्ट हैं, कोई विक्टिम्स हैं या सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं जो नाखुश हों आपकी कवरेज से, तो वो भी इस किस्म के उनकी तरफ से भी अटैक आ सकता है। तो ये सब कुछ जो है मतलब मकसद यही है कि आपके पास माइंड में ये हो बात। तो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल की जाते हैं आपके डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को अटैक करने के लिए? तो इसमें कुछ सबसे पहले तो डिसेप्टिव लिंक्स, तो आपको ऐसा एक लिंक भेजा जाएगा किसी फ़ेक प्रोफ़ाइल से या किसी फ़ोन नंबर से, जो वो इस तरह प्रिटेंड करेंगे कि या तो वो आपको कोई न्यूज़ स्टोरी सोर्स देना चाह रहे हैं, या तो वो हुकूमती इदारे के साथ हैं और या वो आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं। और आपको वो कोई लिंक भेजेंगे और उसमें असल में जो है वो वायरस या मैलवेयर होगा। और इसमें हमने ये भी देखा है एक्टिविस्ट्स के साथ भी ये हो चुका है पाकिस्तान में जिसमें एक एक्टिविस्ट थी उनको किसी फेसबुक प्रोफाइल से मैसेज आया, कहा कि मुझे पता है आप इस मसले पे काम कर रही हैं, मेरे पास इसके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं खुद भी एक विक्टिम हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। और इस तरह बात करके उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोशिश की, एक लिंक भेजी। जब उन एक्टिविस्ट ने उस लिंक पे क्लिक किया तो उनका पूरा कंप्यूटर और उनका फ़ोन भी हैक हो गया। उसमें जो है वायरस आ गया, मैलवेयर आ गया जिसके ज़रिए जो है जो हैकर थे उनके पास उनके कंप्यूटर या फ़ोन का पूरा एक्सेस आ गया। तो इसमें यही है कि एहतियात हमें करनी चाहिए कि कौन हमें लिंक भेज रहा है, कौन हमारी लिस्ट में है, क्या बात कर रहे हैं। और मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मुझे अगर कोई लिंक भेजता है या इन्फॉर्मेशन, मैं पहले पूछता हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त की तरफ से या कॉलीग की तरफ से भी, मैं पहले पूछता हूँ ये क्या लिंक है, क्या आप मुझे भेज रहे हो? क्योंकि ये भी याद रखें कि बेशक आपके दोस्त इस तरह की चीज़ें आपको नहीं भेजेंगे, लेकिन अक्सर हमें देखा है कि हमारे जानने वाले जो हैं, उनके ईमेल अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक हो जाते हैं और उनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं। तो इसका भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान तरीका मेरे ख़्याल से ये होगा, आप उन्हें सीधा कॉल करें, पूछें क्या लिंक आपने मुझे भेजी है, मैं क्लिक करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ।
दूसरा जो है फिशिंग अटैक्स होते हैं, तो ये फिशिंग अटैक्स एक PH वाला फिशिंग है, जिसमें आपके जो ज़ाती मालूमात हैं उनको एक्सेस करने की, उनको जो है चोरी करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें आपके इदारे के बोर्ड या आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या आपके टीम मेंबर्स हैं, उनका उनकी जो ज़ाती मालूमात है अ, वो लेने की कोशिश की जाती है। तो इसमें जो है कुछ तरीक़ाकार ये होती हैं कि आपको ईमेल आएगी, इस तरह आपको लगेगा कि आपके बैंक से ईमेल आ रही है, हबीब बैंक का ईमेल एड्रेस लगेगा कि उनका ईमेल एड्रेस है। शायद वो लिखा हो हबीब बैंक लिमिटेड 34@gmail.com, आप कहेंगे चलो हबीब बैंक की तरफ से मैं ईमेल देख लेता हूँ। उसमें कोई लिंक होगी, वो बोलेंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, आपके एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब कुछ डालें, आपका जो है इन्फॉर्मेशन जो है रिफ्रेश हो रही है। या अक्सर जो है लोगों के साथ क्या होता है, कहा जाता है कि आपका कुरानदाज़ी में इनाम निकला है, 1 करोड़ रुपए या गाड़ी या 10 तोले सोना, इस किस्म के जो है लिंक्स आते हैं। तो लोग जल्दी जो है खुश होके इनाम जीतने के लिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अक्सर तो पैसे भी भेज देते हैं, राइट? थोड़ी-सी। और इसके अलावा फिर दीगर आपकी जो है सिस्टम्स, आपकी अगर कंप्यूटर या फ़ोन के सिस्टम जो है उसकी सेटिंग स्ट्रॉन्ग ना हो, वो हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरह जो है महफूज़ रख सकते हैं, तो फिर भी आपको वो हैक किया जा सकता है। और कुछ जो है वो आपको इस तरह फॉर्म आएगा कि अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इसमें डाल दें, आप अपना पासवर्ड डाल देंगे गलती से और आपका वो हैक हो जाएगा, राइट? तो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई कॉन्टैक्ट करे या कोई ज़ाती मालूमात माँगे, तो देने से पहले आप ज़रूर कुछ बार सोचें। और इसके अलावा हैकिंग भी हो जाती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की, आपकी वेबसाइट की, हमारी एनजीओ की वेबसाइट के साथ भी पहले शुरू में हो चुका था ये। तो फिर उसके बाद काफ़ी साल पहले हमें काफ़ी इक़दामात लेने पड़े। इसके अलावा आपकी जो डिवाइसेज़ हैं वो फ़िज़िकली भी चोरी हो सकती हैं, आपके हार्ड ड्राइव हों, आपके कंप्यूटर्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, ये भी एक तरीका होता है कि डेटा चोरी किया जा सकता है अगर वो महफूज़ तरीके से ना स्टोर हुआ हो। और इसके अलावा एक और तरीका है जो हमने बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया पाकिस्तान में, बहुत कॉज़ ऑफ़ कंसर्न है, जो ये ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है और प्रोपेगेंडा होता है। और उसमें जो है मुल्क के या पैट्रियोटिज़्म या नेशनलिज़्म को इस्तेमाल करते हुए या ज़ाती तौर के जो है इल्ज़ामात, मज़हबी तौर के आपके जो फेथ बेस्ड वो होते हैं अटैक्स, वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और इसके अलावा ख़ासकर ख़वातीन के खिलाफ जो मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट कैंपेन्स चलाए जाते हैं, वो भी बहुत कॉमन हो गए। उनका मकसद यही होता है कि आप डर जाएँ, आपको धमकाया जाए और आपका जो है जो आपकी न्यूज़ कवरेज है अगर ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको रोकने का ये मकसद उनका होता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि आपकी ज़ाती मालूमात अक्सर जो है इंटरनेट पे डंप की जाती है। तो उसमें आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपके ईमेल एड्रेसेस, ये आपकी तस्वीर उनको मॉर्फ किया जाता है अक्सर, और वो ऑनलाइन जो है वो कर देते हैं ताकि आपको सिक्योरिटी थ्रेट भी महसूस हो कि आपके घर में कोई आ जाएगा या आपको बार-बार कोई फ़ोन करके गालियाँ दे के आपके ज़मीर को जो है वो वीक करने की एक ये तरीका होता है। और दूसरा फिर आपका जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है उसका अनऑथराइज़्ड कंटेंट शेयरिंग, तो आपके कंटेंट को रीपोस्ट करना, आपको क्रेडिट ना देना, आपके कंटेंट का प्लेजरिज़्म करना, या तो उसको इस तरह एडिट करना और दिखाना कि आप जो कह रहे हैं उससे दूर कोई और बात, उसको ऐसा रंग दिया जाए कि आप मुल्क दुश्मन कोई बात कर रहे हैं, ये अक्सर हम देखते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम्पल सोच सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें, लेकिन ये कुछ तरीक़ाकार हैं जिनसे आपके डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को थ्रेट्स मिल सकते हैं। शैडो में आपका जो सारा जो एक्टिविटी है, बेसिकली वो स्टोर हो रही होती है इंटरनेट पे डिफरेंट सर्वर्स पे। तो इसका मकसद यही होता है, कंपनीज़ जो है अक्सर इस डेटा को इस्तेमाल करके बेचती हैं आपको
आपने महसूस किया होगा फेसबुक पे जो एड्स आते हैं वो इस किस्म के आते हैं जैसे जो चीज़ें आपने या उसके बारे में बात की हो या आपने सर्च किया हो या आपको चाहिए हो, उसी किस्म के एड्स अक्सर आते हैं या आपको पसंद हो। तो इसकी वजह ये है कि आपकी जो सारी डिजिटल एक्टिविटी है, उसको सारे एक्टिविटी को कंपाइल करके आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। फिर जब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, शायद आपने भी अपने प्लेटफ़ॉर्म की जो है फ़ेसबुक पे बूस्ट की हो, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि क्या इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, तो आप टारगेट कर रहे होते हैं स्पेसिफ़िक लोगों को। तो इसी तरह आपका भी एक प्रोफ़ाइल बना होता है आपके न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म का भी जो है एक प्रोफ़ाइल बना होता है, जो एड्स आपको भी नज़र आते हैं। और ये या थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, आपने देखा होगा फ़ेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका का बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसमें हमें मालूम हुआ कि मिलियंस ऑफ तकरीबन 8 मिलियन के कितने मिलियन लोगों का 80 मिलियन था मेरे ख़्याल से, लोगों का पर्सनल डेटा लीक हुआ एक थर्ड पार्टी को फ़ेसबुक के ज़रिए और उन्होंने उसको इलेक्शन कैंपेन में जो एड्स वो प्रमोट कर रहे थे, उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम प्राइवेसी पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं तो नहीं हम कहते हैं हाँ ठीक है, फ़ेसबुक ही इस्तेमाल करना है मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। लेकिन असल में आपकी इन्फॉर्मेशन जिस तरह आपका वाई-फाई कनेक्शन क्या है, आप कौन-सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ वो ऐप्स देख रही होती है और इसमें आपका डिजिटल शैडो बन रहा होता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अक्सर वो हैक भी हो जाता है या थर्ड पार्टीज़ के पास भी वो चला जाता है, वो आगे बेचा भी जाता है। वो कहते हैं ना आजकल डेटा इज़ द न्यू गोल्ड तो वो डेटा जो है सबसे वैल्यूएबल है अगर आप देखें दुनिया की वसी-तरीन जो कंपनियाँ हैं वो डिजिटल कंपनियाँ ही हैं फेसबुक, गूगल, अमेज़न ये डेटा को ही माइन करके इस्तेमाल करके बेचती हैं एडवर्टाइज़िंग में और इस वजह से इतनी बड़ी कंपनियाँ बन गई हैं। तो इस डेटा को जो है फिर आपको हरास करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आपकी प्राइवेसी फर्दर वायलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटा अक्सर इंटरनेट पे इस्तेमाल आपको मिल जाता है लोगों के बारे में, लेकिन आगे उसके साथ आप करते क्या हैं, वो एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। और उसी को कंट्रोल थोड़ा-सा करने के लिए या रोकने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं, हम चेक करें कि हमारा डिजिटल शैडो ऑनलाइन किस तरह है, क्या है? चीज़ होती है डॉक्सिंग उसे कहते हैं DOXXING और ये डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट से ही निकला है कि आपकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी ऑनलाइन जो है लीक की जाती है। तो आपकी कंपनी के बारे में, कौन इसके ओनर्स हैं, कौन चलाता है, कौन एम्प्लॉइज़ हैं, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारा कुछ ऑनलाइन अक्सर जो है लोग रिलीज़ कर देते हैं लोगों को तंग करने के लिए या उनको ज़्यादा वल्नरेबल करने के लिए। तो उनकी जो नीयत होती है वो मैलिशियस ही होती है और वो आसानी से फिर किसी को भी मिल जाती है आप सर्च करें। तो इसमें आप कुछ इक़दामात ले सकते हैं, किस तरह आपको मालूम होगा कि क्या आपका डिजिटल शैडो है। आपका जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हैं और इसमें हम ये भी तजवीज़ करते हैं कि आप जो सर्च इंजन यूज़ करें, वो गूगल वगैरह तो सबसे पॉपुलर है, आसान है, लेकिन कुछ हैं जैसे डक डक गो है एक सर्च इंजन, दूसरा है टॉर ब्राउज़र है, उसको जिस तरह गूगल क्रोम होता है उसी तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। डक डक गो जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं तो उसकी जगह आप डक डक गो में सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्राइवेसी और डेटा जो है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसमें फिर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सारे यूज़र नेम्स जो हैं, आपके ऑनलाइन प्रोफ़ाइल जो हैं, आपके प्रेज़ेंट और पास्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके ऑर्गनाइज़ेशन के, उनके ईमेल एड्रेसेस फ़ोन नंबर, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारा आप इंटरनेट पे डाल के सर्च करें कि किन पेजेज़ पे आपको नज़र आ रहे हैं और कहाँ आपको पता चल रहा है कि इस्तेमाल वो किया जा रहा है या पब्लिश किया जा रहा है। इसी तरह आपके ऑफ़िस एड्रेस या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ये सब कुछ भी आप ज़रूर सर्च करें, देखें कि ऑनलाइन क्या इन्फॉर्मेशन आपके बारे में अवेलेबल है। आपके जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी लोगो, उसकी पब्लिक जो पिक्चर्स हैं ट्विटर या फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, कवर फ़ोटो, प्रोफ़ाइल पिक्चर, उनको भी आप रिवर्स इमेज सर्च करके देख सकते हैं।
इस सारे अपने ज़ाती इंफॉर्मेशन को सर्च करने का मकसद ये है कि आपके मालूम हो कि आगे कहीं किसी ने पब्लिश तो नहीं की हुई ये ज़ाती मालूमात और उनको गलत तरीके से कोई इस्तेमाल ना करे। ये हो गया आपका पहला इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल जो है कि हम आपको थोड़ा-सा मैंने सोचा आपको बता दूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है, अम, किस वजह से आपको टारगेट किया जा सकता है, किस किस्म के तरीक़ाकार का इख्तियार लिया जाता है आपको अटैक करने के लिए, आपका डिजिटल शैडो क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है और उसको आप किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जब आपको मालूम हो जाए, फिर आगे आप एक रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट आप बेसिकली यही असेस या एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या आपको पोटेंशियली कहाँ से आपको अटैक्स आ सकते हैं, क्या अटैक्स आ सकते हैं। तो बिफोर स्टेपिंग इनटू किस तरह से ये किया जाता है, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट पोटेंशियली थ्रेटन्स देम, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो जब आप रिस्क असेस करना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस थोड़ा हमने आउटलाइन किया हुआ है यहाँ पे कि आप पहले जो है जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, तो आपके क्या वैल्यूएबल एसेट्स हैं, क्या आपका कंटेंट या डेटा है, कौन सा कंटेंट या डेटा है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आप नहीं चाहते कि उस किसी और के इख्तियार में आए और आप चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर आप डिटरमिन करें कि किस तरफ से जो है उसको थ्रेट आ सकती है और कौन उसको थ्रेटन कर सकता है। असेसिंग व्हेन एंड वेयर द थ्रेट्स आर लाइकली टू हिट, तो कब और कहाँ जो है वो थ्रेट्स आपको या अटैक्स आपके कंटेंट पे, आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ सकता है और उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मिसिंग पर्सन्स पे, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि अच्छा अभी हम ये स्टोरी कर रहे हैं, हमें मालूम है कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है इसको कंसिडर किया जाता है। अ, इसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई हमें जो है रिस्क्स आ सकते हैं, कोई थ्रेट्स आ सकते हैं। वो आप लिस्ट करें कि क्या पोटेंशियल है। और अक्सर जो है इसका एक मैट्रिक्स भी होता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसमें थ्रेट लेवल परसेप्शन होती है या रिस्क लेवल। तो उसमें आप जो है ग्रीन, येलो और रेड कर सकते हैं। ग्रीन जो है लो रिस्क, येलो मीडियम रिस्क, रेड हाई रिस्क, और उसको आप कलर कोड भी कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के कोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं असेस करने के लिए। और फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उसकी लाइक्लीहुड कितनी है या चांस कितना है। तो उसमें भी लो, मीडियम, हाई उसको आप रैंक कर सकते हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और हमारे साथ भी इस तरह हो चुका है। हमारी अ, अ, कुछ हमने केसेस किए थे कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ, और उसके बाद जो है कुछ मीडिया एंकर्स ने उन पे स्टोरीज करना शुरू की और सवालात उठाना शुरू कर दिए, हमारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेना शुरू की। तो हमने अपने थ्रेड को, हम अपनी सेफ्टी के लिए फिर हमने अपना जो टीम पेज था वो अपने वेबसाइट से हटा दिया था और लो प्रोफाइल रखा कुछ दिन के लिए और मॉनिटर किया कि मीडिया में क्या कवरेज हो रही है, उसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो वो आपको टाइम भी देखना होता है कि किस टाइम पे आप क्या काम कर रहे हैं और उस काम का क्या कॉन्सिक्वेंस, कि व्हाट इज वैल्यूएबल दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो क्या आपकी ऐसी चीजें हैं, आपके फोन्स, लैपटॉप्स, आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वेबसाइट पे क्या पब्लिश किया गया है। Second question है, how likely is it that specific information or a device is in danger? तो आप पोटेंशियली उसको रैंक कर लें कि क्या कितना ज़्यादा मुमकिन है उस डिवाइस को या इंफॉर्मेशन पे अटैक आना। Thirdly, what are the most likely sources of threat to that material, कि कहाँ से थ्रेट जो है आपको ज़्यादा आ सकती है। ह्यूमन थ्रेट्स क्या हैं इसके, तो ह्यूमन थ्रेट्स में चोरी हो सकती है, कोई कॉन्फिस्केट कर सकता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ सकती हैं। सेकंड, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट्स आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपका कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो या आपके सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में कोई मसाइल हो, आपका वाईफाई नेटवर्क का सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, उस पे पासवर्ड अच्छा ना हो या कोई हैक कर ले
और आपको मालूम होगा आपके वाईफाई नेटवर्क से अगर कोई और कनेक्टेड है तो उनका आपका डेटा चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम यही रेकमेंड करते हैं आप अपना वाईफाई नेटवर्क हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें 12345678 या पासवर्ड 123 या पाकिस्तान 123 बहुत कॉमन पासवर्ड्स हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखें जो हैक ना हो सके, जो कोई गैस ना कर सके, क्योंकि एक दफा अगर आपके वाईफाई नेटवर्क में कोई आ जाता है तो वो आपके सारे डिवाइसेस जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनका एक्सेस आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी उनकी टेक्निकल नो हाउ हो। और लास्टली उसमें एनवायरमेंटल थ्रेट, तो इसमें नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, आग लग सकती है आपके ऑफिस में खुदा न खास्ता, बारिशें, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह कोई एनवायरमेंटल या नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके जो ऑपरेशंस हैं उन पे कम से कम होना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि what is the potential impact of an individual device or type of information being lost, stolen or destroyed? Would the impact be big or small? तो आपकी कोई डिवाइस या आपका कोई मालूमात या इंफॉर्मेशन अगर चोरी किया जाए या खराब किया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके साथ आप किस तरह डील करेंगे, क्या इम्पैक्ट जो है ज्यादा होगा कम होगा। और फिर आखिरी सवाल है what can we do to mitigate the risks? तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या steps ले सकते हैं? So when assessing risks, it may help to think of your environment in layers. और जिस तरह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का भी लेयर्स होते हैं, इसी तरह आपके डिजिटल एनवायरनमेंट के भी लेयर्स होते हैं। तो इस वाले उसमें हम जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के लेयर्स देखेंगे। इसमें पहला आपका लेयर आपके नेबरहुड है, आप किस इलाके में हैं, आपके दफ्तर के बाहर या दफ्तर के इमीडिएटली अराउंड क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या सीसीटीवी या सिक्योरिटी कैमरास आपने लगाए हुए हैं या नहीं, आपके फ्रंट डोर में सिक्योरिटी है या नहीं, गेट लॉक्ड है, आपका जो डेस्क है जहाँ पे सामान पड़ा है क्या वो सिक्योर है, सेफ है, और आपका जो डिजिटल स्पेस है उसकी कितनी सिक्योरिटी है, और आपका जो ह्यूमन नेटवर्क है जो आपके दफ्तर में लोग काम करते हैं कंटेंट पे या एडमिनिस्ट्रेशन या सपोर्ट में, वो सारे भी पोटेंशियल रिस्क उनको भी हो सकते हैं और उनकी वजह से भी हो सकते हैं। रियलिस्टिकली सब कुछ हमें जो है थोड़ा एनालाइज करना चाहिए और ये सारे मल्टीपल लेयर्स को माइंड में रखना चाहिए। तो इसको माइंड में रखते हुए फिर आगे आपको एक सेफ्टी प्लान अगर आप बनाएं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सेफ्टी प्लान बनाने के लिए आपके क्या इक़दाम होने चाहिए वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। So a safety plan is your response to the threats you have identified. तो आपका क्या उसका response है इन threats को। तो questions that may help formulate your plan include सबसे पहले what risks can be eliminated entirely and how। तो ठीक है, आपके डिजिटल रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनको आप किस तरह, फिजिकल रिस्क है उनको किस तरह आप मिटिगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको खतरा है कि आपके ऑफिस में कोई अनऑथराइज्ड लोग आ जाएंगे तो आप सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं एक छुपी हुई जगह में ताकि उनको ज़ाहिरी तौर पे मालूम ना हो, या उसका भी फायदा है अगर ज़ाहिरी तौर पे लगे हों तो लोग वो एक डेटरेंट हो जाता है, लोग डरते हैं कि हमें हम पकड़े जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आपने अपना नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप जिस तरह मैंने पहले बात की अपने वाईफाई नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, और आपका जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे प्रेजेंस है तो उसकी जो आपके अकाउंट्स की सिक्योरिटी है आप उसको भी स्ट्रॉन्ग रखें, राइट। which ones can be mitigated, तो किस रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, किस रिस्क को आप कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं और किस तरह से, और based on their likelihood and significance which risk should be addressed first। आप जब लिस्ट करते हैं सारे रिस्क को तो उसमें देखें
کہ کون سے رسک کا جو ہے پریکٹیکلی آپ کو تھریٹن کرنے کا جو چانس ہے سب سے زیادہ ہے، اور کون سی چیز جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سگنیفیکنٹ ہے، تو اس کو آپ پرائیورٹائز کریں، اس کو پہلے ایڈریس کریں، اور پھر دوسرے تیسرے اور دیگر ان پہ آئیں۔ Things to keep in mind is be inclusive in your planning. Inclusive سے مراد ہے کہ آپ ایک تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے بارے میں سوچیں، جتنی بھی تھریٹس ہیں ان سب کے بارے میں سوچیں، اور جب پلان بنائیں تو سب کو معلوم ہو کیا پلان ہے اور ہر کسی کا اپنا رول کیا ہونا ہے اس میں۔ And be judicious with permissions and access. Judicious مطلب آپ احتیاط کریں کہ آپ کس چیز کی پرمیشن اور ایکسیس کس کو دے رہے ہیں۔ آپ کے ویب سائٹ کی جو ہوسٹنگ سروس ہے اس کا پاسورڈ کتنے لوگوں کے پاس ہے، آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے رائٹس کتنے لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو احتیاط سے جو ہے کرنی چاہیے تاکہ آگے کوئی رسک آپ کو درپیش نہ ہو۔ تو یہ ہو گئے آپ کی بیسک رسک اسیسمنٹ، رائٹ؟ تو رسک اسیسمنٹ میں ہم نے پہلے بات کی کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں رسک کو، ڈٹرمن کریں کہ کون آپ کو رسک کر رہا ہے، اسیس کریں کہ کب یہ رسک جو ہے آپ کو تھریٹن کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں پھر کچھ سوالات ہم نے دیکھیں کہ کیا سوالات ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہیومن تھریٹس، انفراسٹرکچر تھریٹ، انوائرمنٹل تھریٹ، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے کام پہ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں ان رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے جو آپ کے فزیکل انوائرمنٹ ہے ان کی جو تھریٹس ہیں ان کے ہم نے لیئرز سوچے کہ نیبرہڈ آپ کا جو سارے جو لیئرز ہیں، فزیکل لیئرز، نیبرہڈ، آفس، فرنٹ ڈور، ڈیسک، ڈیجیٹل نیٹورک اسپیس اور ہیومن نیٹورک۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ جب ہم سیفٹی پلان بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے بنائیں گے، اور اس میں کون سے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو ہمیں مائنڈ میں رکھنے چاہیے جب ہم اس طرح کا ایک سیفٹی پلان بنا رہے ہوں، رائٹ؟ وائرس اور مال ویئر پہ تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وائرس کیا ہوتا ہے۔ اٹس اے ٹائپ آف کمپیوٹر پروگرام جو آپ کے کمپیوٹر میں جب آئے تو آپ کے پورے پروگرام کو ماڈیفائی کر دیتا ہے اور اپنا کوڈ اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر معلوم ہو سارے کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے ہی چلتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ کوڈ بائنریز میں ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کو میسج بھیجوں گا ہیلو، تو وہ جب آپ کے پاس آ رہا ہوگا وہ بائنری میں آ رہا ہوگا، وہ آ رہا ہوگا 10011100، اس طرح کوئی نمبرز ہوں گے، اور وہ آپ کا جو فون ہے اس کو پڑھ کے ریڈ کر کے جو ہے وہ کوڈ ریڈ کرتا ہے، اور اس سے وہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہیلو لکھا ہوا ہے، رائٹ؟ تو یہ جو ہے اپنا کوئی کوڈ ڈال دیتا ہے وائرس جو آپ کے کمپیوٹر کے کوڈ کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر سکسیسفل رہے تو پھر آپ کا جو افیکٹڈ ایریا ہے کمپیوٹر کا وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وائرس آ جاتا ہے، سمجھے؟ آپ کے کمپیوٹر کو کرونا ہو جاتا ہے۔ تو کمپیوٹر وائرس جو ہیں ان کو ایک ہوسٹ پروگرام چاہیے ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کے ونڈوز جو ہے ایک ہوسٹ پروگرام ہے، یا آپ کا براؤزر ایک ہوسٹ پروگرام ہے، جو ڈفرینٹ ہوسٹ پروگرامز کو اٹیک کیا جاتا ہے، اور وائرس جو ہے اپنا کوڈ اس ہوسٹ پروگرام میں لکھ دیتا ہے۔ تو بیسکلی آپ کا کمپیوٹر انفیکٹ ہو جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا آپ کا فون۔ اور میلویئر جو ہے ایک وہ شارٹ فارم ہے فار ملیشیس سافٹ ویئر۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سافٹ ویئر انسٹرکشنز ہیں جو ڈیولپ کی گئی ہیں وہ اس کی نیت ہی یہی ہے کہ اس سافٹ ویئر سے آپ کے کمپیوٹر یا فون کو یا سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے، رائٹ؟ تو اس میں ورمز ہوتے ہیں، ایکسپلوئٹ کوڈ ہوتے ہیں، ٹروجن ہارسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اس کا انفارمیشن میرے خیال سے آپ کے پیک میں بھی دیا ہو، یا ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کر لیں گے۔ تو جب ایک کمپیوٹر انفیکٹ ہوتا ہے ایک وائرس یا میلویئر کے ساتھ، تو ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم جو ہے آپ پھر اس کا ایکسیس جو ہے آپ کے پاس نہیں رہتا، چاہے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو، آپ کا اکوپمنٹ ہو، ای میل اکاؤنٹ ہو، یا آپ کا ڈیجیٹل کانٹینٹ، آپ کی ویب سائٹ ہو، اور
अदर डेटा जो आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो nasty worm infection can spread itself across an entire office network. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पे लिंक्ड होते हैं वाईफाई के जरिए दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए, तो एक कंप्यूटर को भी वायरस या मैलवेयर आ जाए तो वो भी सारे कंप्यूटर्स में स्प्रेड कर जाता है। जिस तरह घर में अगर एक जुकाम या कोरोना आ जाए सबको लग जाता है। So the consequences can be significant for others as well. तो एक जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है वो एक हैकर को एक्सेस दे देता है आपकी जो सारी सेंसिटिव कम्युनिकेशंस हैं, आपकी रिसर्च है, आपके फाइल्स हैं, आपके सोर्सेज ने आपको क्या कहा है, आपके कॉन्टैक्ट्स कौन है, लोकेशन हिस्ट्री क्या है, ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, और ये सारी मालूमात जो है हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये हमें बता रहे हैं कि मोस्ट पीसीज बिकम इन्फेक्टेड विद ट्रोजन viruses that masquerade as something innocuous or even desirable. तो ट्रोजन वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो आपको लगता है कि ये जो है ये कोई ऐसी चीज है जो मेरे कंप्यूटर के लिए जरूरी है, राइट? तो आपको एक पॉपअप चैट विंडो आपके कंप्यूटर में नजर आएगी किसी कंपनी से जो कहेगी कि आपकी कंप्यूटर में वायरस आ गया, आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका वायरस जो है हटा देंगे आपके फोन से। तो एक वेबसाइट है pandasecurity.com जिनके मुताबिक 3 out of 4 infections occur this way कि आपका एक पॉपअप आता है कहता है आपको वायरस से हम साफ करें, आप क्लिक करते हैं तो असल में और भी वायरस आपके फोन में या कंप्यूटर में आ जाता है। सो आपका जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो अगर आपका प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करें आपके कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर, आपका जो फायरवॉल होता है, जो सिक्योरिटी होती है नेटवर्क की, आपकी अगर वायरस एंटीवायरस एप्लीकेशन जिस तरह एवीजी या मैकाफी होते हैं वो ना हो, और अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इन सारी वजूहात की वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस और मैलवेयर आना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आपके कंप्यूटर में फायरवॉल, आपके नेटवर्क पे फायरवॉल होना, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप इंटरनेट से उस कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जो ऑब्वियसली मोस्ट कंप्यूटर्स एनीवे कनेक्टेड होते हैं। So viruses and malware are made by hackers. Some hackers do it for money, और या तो कुछ hackers वो intelligence gathering के लिए करते हैं, जो आपकी information या data है आपके कंप्यूटर से, या आपका माइक या कैमरा ऑन कर लें remotely आपके फोन या आपके कंप्यूटर में, ताकि आप पे जासूसी कर सके। और कुछ जो है वैसे ही अपने शोगल मेले में भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इन्फेमस आई लव यू वायरस था जो एक स्प्रेड हुआ था थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट, और वो जब आप क्लिक करते थे तो आपके कंप्यूटर में इमेजेस को या डिलीट कर देता था या करप्ट कर देता था। तो मिथ ऑब्वियसली वो चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि सच है लेकिन असल में सच नहीं होती। तो एक मिथ होती है कि ओनली विंडोज गेट्स वायरसेस, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। लोगों का ख्याल होता है मैकबुक हो या लिनक्स सॉफ्टवेयर हो तो आपको वायरस नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई में हर नेटवर्क पे और हर किस्म के सॉफ्टवेयर पे वायरस आ सकता है। विंडोज में लाइकलीहुड ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 80% कंप्यूटर विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लोग जो नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनको भी एंटीवायरस एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहिए, और जो विंडोज इस्तेमाल करते हैं उनको तो रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर लोग वो इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैकबुक पे या लिनक्स पे वायरस नहीं आएगा। दूसरा मिथ यह है कि स्मार्टफोन पे या फोन पे वायरस नहीं हो सकता। ये भी सच नहीं है क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर वायरसेस आ सकते हैं, और अभी जो पहले चीजें हम कंप्यूटर पे करते थे वो अभी फोन पे कर रहे हैं। तो जो हैकर्स हैं वो भी अपनी तवज्जो फोन की तरफ ही ला रहे हैं। और थर्ड मिथ है कि एन एंटीवायरस विल ऑलवेज क्लीन एन इन्फेक्टेड पीसी। तो एंटी ये सच नहीं है क्योंकि एंटीवायरस का काम होता है प्रिवेंशन,
तो आपकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो फिर हैकिंग वो शायद मुमकिन ना हो या उसके चांसेस कम हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके फ़ोन में या कंप्यूटर पे वायरस आ गया है तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक आपको एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका विंडोज़ है उसको री-इंस्टॉल करें आफ्टर हैकिंग और वायरस इन्फेक्शन इन योर कंप्यूटर। क्योंकि जो एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं उनको एक दफ़ा जब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसको हटाना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप या फैक्ट्री रीसेट करें और या री-इंस्टॉल करें पूरे विंडोज़ सिस्टम को। So safety from viruses and malware is ensured through the following steps. तो आपकी सेफ्टी आपको क्या इक़दामात लेने चाहिए ताकि वायरसेस या malware आपके कंप्यूटर पे या फ़ोन पे ना आए। सबसे पहले तो आप एक एंटीवायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। ये समझे जिस तरह आजकल वैक्सीन लग रही है तो ये एंटीवायरस भी एक वैक्सीन है आपके कंप्यूटर के लिए to block infection before it can take hold. So examples of free antivirus applications are Windows Defender, Avast, Avira, AVG, McAfee, etc. To install an anti-spyware to block applications that send your information to someone else. राइट। तो स्पाईवेयर क्या करता है कि वो आपका करप्ट नहीं करेगा किसी प्रोग्राम को, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस और लोगों को दे देगा ताकि वो जासूसी कर सके। So that includes things like keyloggers that record whatever you type and send that information to someone else so that they don't need to see your monitor to figure out your password on an account. तो वो जो है आपकी जो बस आप कीपैड पे लिख रहे हैं वो सब कुछ उनके पास जाएगी ताकि उनको जो है आपकी स्क्रीन या सिस्टम के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, बस कीपैड का जो फंक्शन है ना वो देखते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही होती है। इसके जरिए आपका पासवर्ड भी पता चल सकता है। तो इसमें कुछ एंटी स्पाईवेयर एप्लीकेशंस हैं, स्पाई बॉट एंड स्पेरा super anti-spyware. 3. Install a malware scanner to locate and remove a virus or spyware application. Examples of free malware scanners are Malwarebytes and Anti-Malware, जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और malware यही है जो malicious software आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। इसको मिटिगेट करने के लिए आप Malwarebytes एंटी-malware सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन फोन पे भी डाउनलोड करें और कंप्यूटर पे भी इसको इस्तेमाल करें। 4. Install a firewall to block internet traffic you did not request. Can prevent unintended installation of software. Sometimes an infected device or an infected website may attempt to install malware on your computer. A firewall can alert you to this and give you a chance to prevent the installation. तो firewall की applications आपको बहुत सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से AVG की भी है और उसको आप डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें ताकि जो इंटरनेट ट्रैफिक आपने नहीं रिक्वेस्ट की वो आपके कंप्यूटर पे ना आए और इसी तरह वायरसेस और मैलवेयर भी नहीं आएंगे। और आखिरी ये है कि कीप एवरीथिंग अपडेटेड इंक्लूडिंग द एंटीवायरस एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशंस। तो आपके जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, आपके नहीं आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो इसका मकसद ये होता है क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी हर वक्त जो है एडवांस कर रही होती है, बहुत फास्ट पेस पे एडवांस कर रही होती है। तो इसमें कॉन्स्टेंटली हैकर्स, जो एथिकल हैकर्स कहते हैं, जो हर कंपनी के अपने भी हैकर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो कोशिश करें कि आपके सॉफ्टवेयर को हैक करें ताकि उनके मालूम हो कि क्या वल्नरेबिलिटी है और इसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसी वजह से हर वक्त हर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा होता है। तो जो लेटेस्ट आपका अपडेट आता है सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में या विंडोज में या आपके फ़ोन में, उसका जो है यही मकसद होता है कि आपके एप्लीकेशन या आपके फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें। तो इसलिए यही तजवीज़ है कि आप अपने जो सारे सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं और एंटीवायरस हैं, उनको अपडेट ही करते जाएं जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आती है। तो इसमें आपने एक तो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया,
राइट, लेकिन उसके अलावा भी और भी तरीका कार हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जिनके जरिए आपके फोन में मैलवेयर अटैक या फिशिंग अटैक आ सकता है। तो इसलिए एक तो आप एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर जरूर डाउनलोड करें, लेकिन उसके अलावा आप पहली तजवीज़ ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप नहीं अभी इस्तेमाल कर रहे या एप्लीकेशन हो, उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, ताकि उसको आपके आउटडेटेड सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन या कंप्यूटर पे ना, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो पुरानी या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो आपके डिवाइस को ज़्यादा वल्नरेबल करती है, क्योंकि उसको हैक करना या उसमें वायरस भेजना ज़्यादा आसान हो जाता है। Second, improve the security of your web browser by preventing it from automatically running potentially dangerous programs that are sometimes contained within the web pages you visit. So for example, इसमें pop-ups जो आ जाते हैं, अक्सर आप एक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और उसमें pop-up आ जाता है, एक और विंडो खुल जाती है, राइट? तो आप जो वेब ब्राउजर है उसकी भी सिक्योरिटी बेहतर करें, आप पॉपअप्स को डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स में, और जो फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी सिक्योर होता है, तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ब्राउज़र है, टॉर ब्राउज़र है, TOR ब्राउज़र, वो बिल्कुल एन्क्रिप्टेड होता है, उसमें हिस्ट्री आपकी जो है नहीं कोई और देख सकता, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. Be cautious when opening files that are sent to you as email or attachments, right? और इवन व्हेन यू आर, ये हमने ऑलरेडी बात की है कि अगर आपको कोई ईमेल या अटैचमेंट या लिंक कोई भेजता है, उस पर ना क्लिक करें, उसको ना खोलें until आप एब्सोल्युटली श्योर हैं कि इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जो आपकी USB स्टिक या मेमोरी कार्ड या DVDs और CDs हैं, वो भी कंप्यूटर में डालने से पहले आप चेक करें कि क्या ये सिक्योर है या नहीं। और विंडोज़ की जो है बेसिक एक सिक्योरिटी टूल गाइड होती है, जिसमें इन पे टिप्स आपको दिए जाते हैं विंडोज़ में कि किस तरह से आप सिक्योरली इंसर्ट कर सकते हैं USB स्टिक्स, DVDs एंड CDs। और आखिरी ये, if you often need to open files or insert external media for strangers, you should practice using a compartmentalized system like Tails to prevent malware from infecting your computer or accessing your sensitive files. अगर आप बहुत अक्सर जो है USBs या DVD या CD वगैरह आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसमें एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Tails, जो एक कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है। तो उसमें ये, जब आपकी USB की ड्राइव होती है, वो बिल्कुल अलग होती है आपकी C ड्राइव, D ड्राइव और ड्राइव से। इसका ये फायदा है कि अगर वायरस हो भी, तो सिर्फ उस ड्राइव जिसमें USB डली हुई है उसी को अटैक होगा, और किसी उस पे अटैक नहीं होगा। तो ये उनके लिए है जो अक्सर मेमोरी कार्ड या USB वगैरह या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं किसी और लोगों की अपनी डिवाइस में। इसमें आप ये भी रख सकते हैं कि अगर आपका ऑफिस में एक कंप्यूटर हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, और उसका वो USB वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करें, तो आप USB उसमें पहले डालें। उसमें अगर आपको मसला हो उसमें, तो फिर और नेटवर्क्स पे वो नहीं आएगा और आपको मालूम हो जाएगा। अगर लेकिन मेरे ख्याल से टेल्स जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा आसान है इनको। नेवर एक्सेप्ट और रन एप्लीकेशंस दैट कम फ्रॉम वेबसाइट्स यू डू नॉट नो। तो आपकी जो पॉपअप विंडो ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। अनइंस्टॉल एडोबी फ्लैश एंड द जावा ब्राउजर प्लगइन्स, जो फायरफॉक्स का टूल गाइड है, जो आप अगर आप और पढ़ना चाहते हैं खोल सकते हैं। तो उसमें आप एडोबी फ्लैश और जावा ब्राउजर जो प्लगइन्स अक्सर होते हैं आपकी वेबसाइट पे, जिससे के जरिए कुछ वीडियोस को प्ले किया जाता है, उनको भी आप अनइंस्टॉल कर लें, क्योंकि उनके जरिए भी वायरसेस आ सकते हैं। और 7 है, if you hover your mouse over a link in an email or a web page, you will see the full website address. This can help you decide whether or not you want to click on it. तो इसमें जो है ये मैं आपको बताता हूँ, आप जब लिंक पे जाते हैं ना और उस पे आप माउस रखें, तो नीचे आपको नजर आएगा कि उस लिंक का एड्रेस क्या है। अगर आप क्लिक ना करें, सिर्फ माउस उस पे रखें, तो उसका मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये सिक्योर वेबसाइट है या नहीं। आपको किस तरह पता चलेगा एक वेबसाइट सिक्योर है या नहीं? तो जब आप वेबसाइट देखते हैं, सो फॉर एग्जांपल facebook.com,
तो आप facebook.com ब्राउजर में देखेंगे तो उस पर लिखा होगा सिक्योर और HTTPS होगा। ये S जो होता है उसका मतलब होता है ये सिक्योर है, यानी कि इनक्रिप्टेड वेबसाइट है, इसमें हैकर या थर्ड पार्टी नहीं इंटरव्यू कर सकते। लेकिन अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ HTTP होती हैं, उसमें S नहीं होता, उसका मतलब होता है कि ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट या ब्राउजर, और इसमें जो है हैकिंग और दीगर थर्ड पार्टी इंटरसेप्शन आसानी से हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि HTTP वेबसाइट पे कभी ना जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत की बहुत सारी वेबसाइट्स भी सिक्योर नहीं है, HTTP है। कुछ को तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप ये सिक्योर करें, कुछ ने अभी तक नहीं की, तो उसको फिर खोलना पड़ता है। लेकिन उसको भी आप कोशिश करें कि किसी और डिवाइस पे खोल लें, या तो VPN इस्तेमाल करके खोलें, वैसे ना खोलें, क्योंकि उसमें जब वो सिक्योर ना हो, इनक्रिप्टेड ना हो, तो उसका ये मतलब है कि थ्रेट्स उसमें ज्यादा हो सकते हैं। एक जो है गूगल क्रोम में और दूसरे ब्राउजर्स में एक्सटेंशन आता है HTTPS एवरीवेयर। मैंने भी वही इंस्टॉल किया हुआ है HTTPS एवरीवेयर, जिसका फायदा ये प्लग इन होता है, उसको आप डाउनलोड कर देते हैं कि कोई ऐसी जो वेबसाइट हो जो HTTPS ना हो तो वो नहीं खुलती है मेरे कंप्यूटर पे, सिर्फ HTTP खुलती है, तो इस वजह से भी सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है। 8 है स्टे अलर्ट व्हेन ब्राउजिंग वेबसाइट्स। आप उसके एड्रेस को देखें, अगर आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं या अकाउंट बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको लगे कि ये सिक्योर वेबसाइट है, कोई फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है। एंड व्हेन पॉसिबल वेरीफाई द सॉफ्टवेयर या डाउनलोड बिफोर इंस्टॉलिंग। तो इसमें टोर ब्राउजर टूल गाइड एक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से सॉफ्टवेयर को किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं। प्रोटेक्टिंग योर स्मार्टफोन और टैबलेट फ्रॉम वायरस एंड malware. So smartphones and tablets are increasingly targeted by malware, क्योंकि अभी हम सारे उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका फायदा ये है कि वो हर वक्त हमारे पास होते हैं। हमारे हम जहाँ जाते हैं हमारे फोन साथ जाते हैं, फोन माइक्रोफोन भी होता है, कैमरा भी होता है, GPS भी होता है लोकेशन के लिए। तो जिस तरह आप कंप्यूटर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रख रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन को भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें, सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर उसका करें। और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज लाइक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड करें ऐप्स, और कहीं से डाउनलोड ना करें, क्योंकि उनसे भी मैलवेयर और वायरसेस आ सकते हैं। आप देखें कि क्या परमिशन मांग रही है वो ऐप, अगर बहुत ज्यादा परमिशंस मांग रही है तो कोशिश करें उस ऐप को आप डाउनलोड ना करें। और एंटी मैलवेयर टूल आप जरूर डाउनलोड करें, जिस तरह मैंने मैलवेयर बाइट्स का बताया, वो आप अपने फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो ऐप्स जो आप नहीं इस्तेमाल करते उनको अनइंस्टॉल कर दें, तो आपकी स्टोरेज भी हो जाएगी। और दूसरा, अक्सर क्या होता है कि एक ऐप को कोई और कंपनी खरीद लेती है, तो शायद एक कंपनी के बहुत सिक्योर और स्ट्रॉन्ग वो हो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, लेकिन जो नई कंपनी जिसने खरीदा है वो ज्यादा सिक्योर ना हो, और आपके बहुत सारी ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से आप ये भी एहतियात करें कि अगर आपको नहीं इस्तेमाल कर लें फोन से, आप उसको डिलीट कर